नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं अफसरनामा। आज हमारे साथ हैं बावल के डीएसपी राजेश सेठी जी। उनसे बात करेंगे उनकी निजी जिंदगी और किस तरह से जब ड्यूटी पर होते हैं पुलिस ऑफिसर के तौर पर तो किस तरह से वो पूरा दिन बीतता है, वो सब आपको दिखाएंगे और खुद भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि पुलिस अधिकारी के सामने बड़ी चुनौतियाँ होती है, लगातार ट्रांसफ़र, इसके अलावा जो ड्यूटी की टाइमिंग है वो भी फिक्स नहीं है, कभी भी कहीं भी निकलना पड़ता है, तो किस तरह से सारी चीज़ें बैलेंस करते हैं। तो आपका स्वागत है राजेश जी हमारे खास शो में। तो सबसे पहले यही कि जो परिवार और पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो तालमेल किस तरह से लेकर चलते हैं कि घर में भी व्यवस्थाएं ठीक रहें और शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो भी बेटर रहे। असल में बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। अब लोग असल में पुलिस ऑफिसर या यूनिफॉर्म्ड पर्सन जो भी है, चाहे वो पैरामिलिट्री में है, चाहे मिलिट्री में है या पुलिस में है, मैं मानता हूँ वो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है एक तरह से। तो घर का जितनी जिम्मेवारी है बच्चों की, चाहे एजुकेशन है, चाहे रिश्तेदारियों में अपने रिलेशन निभाना है, ये सारा क्रेडिट वो मैं देता हूँ मैं अपनी बेटर हाफ को कि ये सारा कुछ मैनेज करती हैं वो सारा। क्योंकि हमारा तो वही है ना कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट घर में ही कोई फंक्शन है, इन द मीन टाइम आपके पास सूचना आती है कि कोई वारदात होगी तो कई बार बीच में भी छोड़ के भागना पड़ता है। तो वो सारा तो ये मैनेज करती हैं जिस तरह से भी। अब कहाँ से सब्जी आती है, कहाँ से दाल आती है, कई बार कहीं पोस्टिंग अगर रिलैक्स हो जाती है ना, कहीं ऐसी जगह कहीं IRB में होगी या कहीं ठीक जगह होगी तो थोड़ा सा समय मिल जाता है तो हम भी मैनेज साथ मदद कर देते हैं। अदरवाइज़ तो सारा कुछ इनको जाता है घर का। परिवार के बारे में तो अब जानना चाहेंगे, परिवार में कौन कौन लोग हैं? मैं और सबकी क्या क्या जिम्मेदारियां, बच्चे तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे भी समझ लेंगे। आप भी थोड़ा सा एक बार। जैसे मेरी नारनौल से मैं हूँ और मैं पैदा हुआ, मेरे फादर भी एक्चुअली पुलिस में थे और मैं 93 में शादी होगी और 94 में मैं पुलिस में एज एन ASI आ गया था और मेरी पहली पोस्टिंग फरीदाबाद रही। और 94 में मेरी शादी हो गई 3-4 महीने बाद ही। तो सब तो कहते थे तेरे घर में लक्ष्मी आ गई भाई, तू बेरोजगार आदमी है और तेरे को नौकरी मिल गई तेरे को। तो शादी के बाद नौकरी? हाँ तुरंत, हाँ तो कुछ महीने बाद ही नौकरी मिल गई जी। और उसके बाद फिर मैं करते करते और अभी जो है ना फिर बच्चे 96 में बेटी पैदा हुई और उसकी मैंने अभी 4 साल पहले शादी दिल्ली में ही कर दी है उसको। तो बच्चे भी हैं उसके पास, वो जो उसके इनलाज हैं वहीं दिल्ली में ही रहते हैं, वो चपराना फैमिली हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। और बेटा है उनने अभी BTech की है मैकेनिकल से और वो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, साथ में MBA का भी विचार है उसका। तो क्या करता है वो, तो वो सारा पढ़ाई लिखाई तो मैंने जैसे आपको बताया वो इनका ही है घर में। ये फरीदाबाद से रहने वाली हैं, मेरी वाइफ जो है निर्मला नाम है इनका, और ये फरीदाबाद से ही हैं। तो वो सारा कुछ घर का भी मैनेज करते हैं। ऐसी बात है जो घर की सारी व्यवस्थाएं आप तो घर के अफसर तो आप ही हैं और पोहा बहुत अच्छा आपने बनाया है बाकी चीज़ भी ट्राई करेंगे। तो ये बड़ा चैलेंज, दिक्कतें तो होती होंगी कि हस्बैंड जो है वो पुलिस जॉब में है तो कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र हो गया, फिर सामान उठाओ आ जाओ और टाइमिंग की जिसने से बताया कि कोई फिक्स ही नहीं है, कभी भी निकलना पड़ता है। तो मतलब कभी कभी होता है, इरिटेशन होती है कि ये कहाँ तक फंस गए कि नहीं, इससे अच्छा तो कोई कॉर्पोरेट से वहाँ जॉब कर लेते। एक समय रहता कि भी आप 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं उसके बाद हमारे साथ हैं। नहीं ऐसा नहीं है, पर हाँ कभी कभी मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है या टाइम पे नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे ठीक है, हमें पूरा टाइम देते हैं, वैसे कोशिश करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो कोशिश वाले टाइम में कहीं घुमाने भी लेकर जाते हैं कि सिर्फ बात से टरका के? नहीं, हम मतलब 6 मंथ में जाते ही जाते हैं कहीं ना कहीं, 1-2 दिन के लिए टूर बनाते हैं हम विद फैमिली और हमें पूरा मतलब टाइम देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं वैसे टाइम निकाल के जितना भी हो पाता है। बाकी पुलिस का तो डिपार्टमेंट ही ऐसी है कि उसमें ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं, मुश्किल होती है। पहले छोटे बच्चे थे तो थोड़ा इधर उधर साथ रहते थे, लेकिन फिर कुछ टाइम से फरीदाबाद पोस्टिंग थी तो एक साथ ही में रहना पड़ा, ये इधर उधर पोस्टिंग चलती रही थी। लेकिन अब बेटी की शादी हो गई है, बेटा कंप्लीट हो गई है इसकी कॉलेज, तो हम साथ आ गए हैं। बेटा अभी BTech आप कर, तो पापा फोर्स में हैं
आपका भी मन है कि फोर्स में जाना है या कुछ और नया कैरियर की नहीं, एक ही ठीक है बस? नहीं, मतलब थोड़ा सा मेंटली भी आप खुद ही मतलब प्रिपेयर हो जाते थे, क्योंकि जैसे पापा जी ने बताया कि दादाजी भी पुलिस में थे, फिर पापा भी पुलिस में थे, तो बचपन से खुद ही मतलब एक दिमाग में होता है कि हाँ भाई हमको भी इसी रिगार्डिंग कुछ करना है। और जैसे पापा जी ने इतना अच्छा काम किया है सबके लिए, तो मतलब आता है दिमाग में, और उसके लिए मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा मैं, तो कोशिश तो है कि हो जाए पूरा, और मतलब मैं भी कुछ कर सकूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर तो जो अहंकार आता है, पैसा और पावर के साथ जो अहंकार आता है, और वो उस आदमी को भी नुकसान पहुंचाता है और उसके आसपास भी एक नेगेटिविटी पैदा करता है। और हमेशा जो सरल आदमी है, जो झुक जाता है, वो हमेशा अपने आसपास जो है वो एक पॉजिटिव माहौल बना के रखता है। ये सारी चीज़ें जब ऑफिस में रहते हैं, क्योंकि पुलिस का काम है, तो ऑफिस का दिमाग में यहाँ तक घर तक आता है, या फिर आप ये रहता है कि अब घर आ गए तो कुछ अलग से कुछ रूटीन, मतलब घर का रूटीन क्या रहता है कि अपने जो घर में जो समय उसको किस तरह से पूरा बिताते हैं? एक्चुअली जब तक मोबाइल फ़ोन का जीवन नहीं था ना जी, तब तक तो ये था ऑफिस ऑफिस है और घर घर है जी। अब तो ये हो गया कि आप घर भी ऑफिस है और ऑफिस भी घर है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो जैसे ऑफिस आए हैं और आप तो ये 24 घंटे चलता ही रहता है जी। तो कुछ ना कुछ समाचार, कुछ भी इंसिडेंट हो गया तो पुलिस की नौकरी में आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स करना है। और वो लेवल है कि एक लेवल ऐसा है कि एएसआई से काम चल जाएगा, कहीं एसएचओ को जाना होता है, अदरवाइज तो आपको डीएसपी हो या आप एसपी हो तो आपको मौके पे पहुंचना ही पड़ेगा। तो फिर वो घर में वो शेड्यूल नहीं रहता कि भाई बिल्कुल आप आ गए घर पे तो बस आप रिलैक्स हो। इसलिए मैं तो डेप्यूटेशंस, शायद आपकी जानकारी में है नहीं, मैं तो आईबी में डेप्यूटेशन पे रहा हूँ और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में डेप्यूटेशन पे रहा हूँ और नेशनल ह्यूमन राइट्स में डेप्यूटेशन रहा हूँ। तो मेरे को एक सीनियर ऑफिसर एक बार हरियाणा पुलिस के बोले फिर क्यों भागता है तू बार बार में? तो मैं कहा जी ये फुर्सत की ज़िंदगी के चक्कर में भागता हूँ कि शनिवार एतवार छुट्टी हो जाती है, 9 से 5 ड्यूटी करके आप घर पे आ जाओ, फिर आपको कोई पूछेगा नहीं बिल्कुल। तो हरियाणा पुलिस से बहुत कम ऑफिसर्स होंगे जैसे सब इंस्पेक्टर रहते हुए या इंस्पेक्टर रहते हुए वो डेप्यूटेशन पे जाएँ। तो एक यूएन की एक डेप्यूटेशन यूनाइटेड नेशंस की भी थी, उसका मकसद वो यही था, थोड़ा सा आर्थिक थोड़ी मजबूती आ जाएगी वरना तो अब इनको एक वलाल रहता है अभी तक भी, जब किराए के घर पे रहते हो 6 साल नौकरी बची हुई अभी तक भी घर का जुगाड़ नहीं है। ये तो डायलॉग अच्छा सुना देते हैं, गाना अच्छा गा लेते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। गाना तो आप भी अच्छा गा लेते हैं, मैंने देखा है कई बार आप पोस्ट करते हैं। वो हाँ गा तो कर लेता हूँ पर बस वो तो कुछ हमारे लिए भी आज हमारे शो पे जो दर्शक हैं आपको जो पसंद करते हैं उनके लिए भी 2 लाइनें अगर हो सके। हाँ, मेरी समस्या वो रहती है कि याद नहीं रहता, पर अब क्योंकि ये बैठी हुई है मैं इन्हीं को डेडिकेटेड 2 लाइन सुनाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, प्लीज मैं सुनाता हूँ। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमेशा ये जोड़ी इसी तरह से बनी रहे, ये खूबसूरती, ये प्यार, और इस प्यार पे जो एक दूसरे के लिए जो सपोर्ट है ये हमेशा ऐसे ही बना रहे, परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, ये दुआएं हैं हमारी। और आप भी अपने कैरियर को लेकर जो ऊंचाइयाँ चाहते हैं, जो सफलता आप चाहते हो आपको मिले, हमारी शुभकामनाएं उसके लिए। तो परिवार में किस तरह से अपना समय राजेश शेट्टी जी जो बिताते हैं, अब उसके बाद ऑफिस की भी एक अपनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि डीएसपी है और एक पूरा इलाका है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को देखना जो है वो एक जिम्मेदारी का हिस्सा है। तो वो व्यवस्थाएं किस तरह से चलती है, आगे के हिस्से का आपको हमारे खास कार्यक्रम अफसरनामा में हमारे साथ बावल के डीएसपी राजेश जी लगातार बने हुए हैं। इससे पहले हमने दिखाया कि किस तरह से घर में उनका दिन बीतता है और पारिवारिक जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, लेकिन जब फील्ड में होते हैं तो वो जिम्मेदारियां किस तरह से रहती है, क्योंकि अभी बावल में है और राजस्थान से लगता हुआ ये ज़िला है हरियाणा का और आखिरी जो वो ज़िला है। राजेश जी, इससे पहले आईबी में भी आप रहे, ह्यूमन राइट्स में रहे, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, तो वहाँ की जो वर्किंग है और यहाँ बात करें क्योंकि एकदम ग्रामीण क्षेत्र है ये और राजस्थान से सटा भी हुआ है, तो किस तरह का पूरा ये इलाका है
और किस तरह से मैनेज करते हैं? और अगर क्राइम की बात करें तो किस तरह का क्राइम यहाँ ज़्यादा है? दरअसल ये 2 थानों की जुरिडिक्शन जिस तरह से मेरी है, और दोनों ही थाने राजस्थान के 5 थानों की एरिया जो है इनसे टच करता है अलग अलग। इधर से मांडन से होके शाहजहाँपुर, इधर ये मंडावर, कई 4-5 थानों की जुरिडिक्शन लगती है। तो ये और देहात कह रहे 100 से ज़्यादा गाँव हैं यहाँ पे। तो गांव के लोग हैं ज़्यादातर खेती बाड़ी करने वाले। तो अक्सर यहाँ पहली बात तो जब फसल कटने का या फसल बोने का समय होता है तब थोड़े से लैंड डिस्प्यूट होते हैं कि जी डोला तोड़ लिया, मेरा आगे घुस गया, बढ़ गया, ये इस तरह का। बाकी तो इस एरिया में ज़्यादा क्राइम वैसे एज सच नहीं है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या आज भी जैसे मैं मौके पे गया था तो वो एक प्लॉट का डिस्प्यूट था 2-3 भाइयों का। तो बहुत दिन से उनका चल रहा था, मैं सोच रहा था SHO कर देगा, पर आज मौके पे जाके मेरे को भी समझ में आया कि डिस्प्यूट है क्या, वो अब सुलझ भी जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा काम इस तरह के रहते हैं जिसमें लीगल एक्शन ना करके बैठ के अगर दोनों पार्टीज को समझाएं कि लुटाई पिटाई होगी और कानूनी कार्रवाई में फंसोगे तो आमतौर पर निपट जाते हैं। यानी कि आमतौर पे जो थोड़ा सा यहाँ समझे लोगों की, जैसे आपने बताया कि बहुत मेजर क्राइम यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो कई बार कुछ ऐसे मामले भी आते होंगे कि मतलब वो मामला बहुत छोटा सा है लेकिन कहानी वो महाभारत जैसी बनी है, तो उससे किस तरह से निपटते हैं? मतलब कई तरह के वो किससे कहानी बन जाते हैं इस तरह के मामले। निश्चित रूप से बहुत बार इस तरह का होता है, लाइट ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गांव में कोई जाति के हिसाब से कई बार इस तरह का कुछ पंगा हो जाता है। कई बार डिस्प्यूट छोटा सा होता है और पार्टीबाजी के चक्कर में गांव में और उसको तूल दे देते हैं और कई बार सड़क पे आके बैठ जाते हैं। पर अब क्योंकि मैं 1.5 साल से लगभग यहाँ बैठा हुआ हूँ तो और SHO भी दोनों ही मेरे ठीक हैं, तो उधर से SP साहब का सुपरविजन भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा सा अब हमारे को एक पॉजिटिव ये फील्ड है कि गाँव में मैसेज बहुत जल्दी जाता है। शहर में आप काम करोगे लोग ज़्यादा प्रचार नहीं करते, गाँव में जल्दी मैसेज फैलता है। तो यहाँ के गाँव में लोगों को ये पता चल गया है कि भाई पुलिस फेयर करेगी, बिल्कुल ना कोई सिफारिश मानी जाएगी, ना कोई पैसा चलेगा, ना कोई जो जेन्युइन है, जो जायज़ है वो निश्चित रूप से होगा। तो वो मैसेज जाने का एक बड़ा पॉजिटिव प्रभाव हो गया है कि लोग कदर करते, इज्जत करते हैं कि इसने जो डिसाइड कर दिया बस उसमें फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है। तो इसका थोड़ा सा हमारे को फ़ायदा हो रहा है गाँव के माहौल होने से, फिर लोग समझते हैं कि भाई जो डिसीजन कर देगा वो सही करेगा, गलत नहीं करेगा, और उसको मानते भी हैं। अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस और लोगों के बीच एक अच्छा अगर तालमेल हो तो जो अपराध है वो पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। पूरी तरह से नहीं तो बहुत हद तक जो है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो फील्ड में किस तरह की वर्किंग रहती है ये तो हमने बातचीत की ही। अब ऑफिस में किस तरह से पूरा दिन बीतता है आगे के सफ़र में वो भी आपको दिखाएंगे। अफसरनामा के आज के सफ़र में अब हम पहुँचे हैं DSP बावल राजेश चेची जी के ऑफिस में, और ऑफिस में किस तरह से पूरा दिन निकलता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फील्ड की बड़ी जिम्मेदारी है, पुलिस स्टेशन भी आपके अंदर है, फिर बड़ा समय फील्ड में निकलता है, लेकिन ऑफिस में भी बहुत सारे लोग आते होंगे जो अपनी शिकायतें, क्योंकि नीचे के स्तर पर अगर कहीं संतुष्टि नहीं है तो कोशिश होती है कि वो उच्च अधिकारी जो है उनके पास आए, तो आपके पास वो शिकायतें आती हैं। जी, असल में हमारे पास 2 तरह के, एक तो वो जो अनसेटिस्फाइड है नीचे से, बस थाने में गए और उनको लगा कि उनका काम नहीं हो रहा तो वो लोग भी आते हैं, और दूसरी तरह के लोग वो आते हैं जो कुछ जो हीनियस क्रिमिनल केसेस है ना, उनमें सब में हमें कंपलसरी है वेरिफिकेशन करनी है, दोनों पक्षों को बुला के बस सुनना है। अगर महिला है तो उसके घर जाके सुनो, अदरवाइज यहाँ बुला के सुनो। तो जो भी मर्डर डकैती या कोई हीनियस क्राइम हो गया तो वो वेरिफिकेशन के लिए तो वो आते हैं यहाँ पे। और पुलिस ऑफिसर्स का भी ये है कि रेगुलर इंटरवेंशन पे क्राइम मीटिंग, उनकी ब्रीफिंग, उनके मुकदमों में किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो कंप्लेंट्स हैं उसमें किस तरह की जांच चल रही है, तो उसके लिए वो भी नियमित रूप से बुलाए जाते हैं। तो इस तरह से लोग आते हैं, तो पूरा दिन फिर चलता है। और मैं आपकी जानकारी के बता दूं, हमारे गेट पे जैसे एक होता है कि वो टाइम लेके पहले पूछ के अंदर आएगा, तो मेरे गेट पे कभी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आया वो सीधा अंदर आए बेशक से, वो नहीं है कि भाई अभी मैं वेट कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वो मैं समझता हूँ कि जो तनख्वाह मिलती है वो एक आम आदमी के जेब से 5-5 रुपये जब निकलते हैं टैक्स के 2-2 रुपये, तो उससे मिलती है, तो वो उसका अधिकार है। जितना मेरा अधिकार है दफ्तर पर उतना ही उसका भी अधिकार है। कई बार ऑफिशियल काम कुछ करना है तो वो आप अपना 5 बजे के बाद रात तक बैठ के कर लो, ताकि जो एकांत में करने की जो चीज़ें। बहुत अच्छी बात है। इसी से जुड़ा अगला सवाल भी, कहीं ना कहीं पब्लिक और पुलिस के बीच के रिश्ते की बात करें तो एक जो इमेज हमेशा
जो बनी आज, अब खैर धीरे धीरे उसमें सुधार भी हमें देखने को मिल रहा है। ये इमेज इस तरह की है कि पुलिस के पास जाएंगे तो जो रवैया वो ठीक नहीं होगा, जिसने सामने कहा कि बाहर इंतजार कराएंगे, तो इसको कितना बेहतर करने का प्रयास, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अलग तरह की एक पॉपुलेशन है। एग्जैक्टली। असल में क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा देहात का एरिया ज़्यादा है, शहर है ही नहीं हमारे पास, एक कस्बा है बस बावड़। परंतु अगर आप चाहे शहर में हैं चाहे गांव में हैं, अगर आपके अंदर संवेदना है, हमारे हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पीछे संवेदी पुलिस बनाने का प्लान था। मैं जब भी पुलिस ऑफिसर्स को मीटिंग करता हूँ मैं इनसे पूछता हूँ संवेदना शब्द का मीनिंग जब समझ जाओगे ना कि सम माने बराबर और वेदना माने दर्द। अगर मेरे पास कोई आदमी आता है और वो कहता है जी मेरी मोटरसाइकिल चोरी होगी, तो मेरी मोटरसाइकिल चोरी होती तो मैं क्या भागदौड़ मचाता और क्या एक्सपेक्ट करता सामने वाले से। तो वो वेदना अगर समझने शुरू हो जाए तो वैसे झंझट खराब होती। पर मैं वैसे पुलिस का एक यूनिफॉर्म इस तरह की है कि मतलब आप एक आदमी है, जैसे एक चिराग दीन की मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, एक शर्ट है चिराग दीन की जो इंडिया में सबसे महंगी शर्ट उसी की मिलती है और मुंबई में एक ही शोरूम है उसका। मान लिया उसकी 50,000 रुपये की या 1 लाख रुपए की एक शर्ट होगी, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक बहुत अमीर आदमी तो रोज़ शर्ट बदल सकता है, परंतु एक एम्प्लॉई या कोई भी एक छोटा आदमी तो नहीं बदल सकता। पर हम शौक पूरा करने के लिए एक आधी शर्ट चलो ले सकता है अगर किसी का शौक है तो। पर मैं मेरी पुलिस को ये ब्रीफ करता हूँ हमेशा कि एक आदमी अपना 10 लाख रुपए का सूट पहन के कहीं पार्टी में चला गया या भीड़ में चला गया और तुम अपनी ये 1000 रुपये की वर्दी पहन के चले गए, तो लोग तुम्हें देखेंगे ना कि उसके 10 लाख रुपए के सूट को देखेंगे। तो ये तो वो यूनिफॉर्म वो एक हमारा कवच है जो आपकी हर ईगो शांत करता है। आपको बेईमानी करनी है तो कितना मर्जी करो, आपको ईमानदारी करनी है तो कितना करो, आपको देश सेवा करनी है, भलाई करनी है। क्योंकि जब भी संकट का समय होता है, देखो डॉक्टर हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, टीचर हैं बहुत, सब अपने अपने फील्ड में अपने तरफ से करते हैं आदमी, पर वो उसका एक लिमिटेड है। पुलिस का एक जैसे मिलिट्री है उनका ठीक है, वो मतलब देश की सुरक्षा और सब में काम कर। हमारा तो ऐसा है कि कोई फील्ड कोई लिमिट ही नहीं है। बाढ़ आई तो पुलिस, कुत्ता नहीं काबू आ रहा बिरच गया, कोई संगरी जानवर घुस गया तो आग लगी, तो बाढ़ आ गई, तो कोरोना आ गया, तो मतलब कुछ भी संकट हुआ, कुछ भी बच्चों के साथ स्कूल में सुरक्षा चाहिए वहाँ जी, हॉस्पिटल में सुरक्षा चाहिए वहाँ जी, चोर पकड़ना है तो डाकू पकड़ना है, तो मतलब आप अनलिमिटेड है, आपका कोई यूँ ही नहीं है कि ये नहीं कह सकते जी ये काम मैं नहीं करूँगा। अभी कुछ भी हो गया, लोग, मैं तो फरीदाबाद गुड़गांव जैसे पोस्टिंग रही है, लोग फ़ोन करते हैं जी बंदर परेशान कर रहे हैं जी पुलिस भेजो, मतलब इस लेवल का भी एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि भाई एक बार आपको आश्चर्य होगा, एक फ़ोन आया कि जी पड़ोसी वालों के कोई मर गया और ये ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे हैं, पुलिस भेजो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ सेक्टर में। तो ऐसे में भी लोग सोचते हैं कि पुलिस आके इनको शांत करके जाए कि भाई कोई बात ना, कंसोल हो जाओ, कोई ना जो दुर्गवास हो गया किसी का। क्योंकि बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर है, तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी कुछ इश्यूज रहते हैं, और या वो जो कम्युनिकेशन है इंडस्ट्री और पुलिस के बीच, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा तभी वहाँ इंडस्ट्री भी जो है वो फुलेगी, तो वो किस तरह से कम्युनिकेशन रहता है यहाँ? एज सच लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम मेरे 1.5 साल कार्यकाल में कभी नहीं हुआ इस तरह का। एक तो फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स को इन्होंने कोरोना के कारण जो हटाने के कारण थोड़े दिन कुछ दिन एजिटेशन चला, बाद में फिर पैचअप ही हो गया, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होकर ही उठे हैं वो दोनों पक्ष। उसमें लेबर डिपार्टमेंट वो इंटरवीन करता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, SDM वगैरह ये सारे कोऑपरेट करते हैं, तो ऐसी लैंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं आती हालांकि यहाँ पर। और उनका इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट हैं वो और उनकी पूरी जो कमेटी है वो और हमारे से अक्सर तालमेल में रहते हैं, बहुत अच्छी आपस में लाइजनिंग है। आज आपके साथ पूरा दिन हमने बिताया घर से लेकर फील्ड में, और इस बीच स्कूल में भी आपके साथ हमें भी जाने का मौका मिला, जहाँ एक जागरूकता कैंपेन में आप शामिल हुए, इसमें साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक, क्योंकि दोनों ही बहुत आज के वक्त में बहुत ज़रूरी हो गया कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। तो इसी में कि साइबर क्राइम को लेकर कि यहाँ साइबर क्राइम के मामले, क्योंकि ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि शहरों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और इसका शिकार खासतौर से वो लोग बन रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली भी है या एजुकेटेड है, वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि गाँव के लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। लेकिन क्या उसके बावजूद भी है साइबर क्राइम पे? बिल्कुल है, हमारे यहाँ बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं साइबर क्राइम की, केसेस भी दर्ज हुए हैं, ट्रेस भी हुए हैं कुछ केसेस। पर उसमें मैं हमेशा से थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि 2 काम हैं, या तो लोभ में फंसता है आदमी या लापरवाही में फंसता है।
लापरवाही इन द सेंस कि बार बार में इतनी सरकार भी ऐड कर रही है, सब हर एक बैंक SMS भेजता रहता है भाई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, OTP शेयर मत करो, पर लोग इमोशनल होके या कई बार लोभ में अगला सामने वाला ना कुछ लालच देता है, वो मछली फंसाने वाला कांटा, वो कुछ ना कुछ लोभ देगा जी आपकी लॉटरी निकली है, आपको इतना पैसे आपको, तो ये एक समझ लेना चाहिए, इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, कोई किसी के लिए कुछ नहीं दे के राजी कोई एक्सेप्शनल चैरिटेबल कुछ काम अलग बात है। हाँ, तो वो फ्री के चक्कर में या लोभ में लालच में आप अगर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी आपने या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली उसके कहने से, कई बार लोभ भी नहीं होता, आदमी अपना काम फैसिलिटेशन करवाने के लिए काम को सरलता से सुगमता से बिना बैंक जाए या बिना कहीं जाए करवाने के चक्कर में उनकी बातों में आ जाते हैं, वो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड जैसे ही करवा देंगे आपका समझ लो वो एक मुखबर उसने अंदर डाल दिया, चोर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उसके पास भेजता रहेगा, आपको दिक्कत होगी। एक आखिरी सवाल, युवा है, बच्चों के बीच आप अक्सर रहते हैं क्योंकि भविष्य है जो युवा बच्चे, उनके लिए कोई मैसेज, कोई अपील? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज जो यूथ है वो अपने माँ बाप के लिए, इस समाज के लिए और इस देश के लिए बहुत कीमती है, मतलब वो उनकी जान, क्योंकि एक दो बच्चे हैं आजकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे माँ बाप को, देश को, सबको बहुत आशाएं हैं। तो एक तो लड़कियां खास तौर पे वो बिना सोचे समझे किसी से फ्रेंडशिप जैसे आजकल कर लेती हैं, और आप अभी मैच्योर नहीं हो, आप बालिग नहीं हो, तो बिल्कुल सचेत रहें। आपको जो बात माँ बाप से या टीचर से छुपानी पड़ रही है तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ लोचा हो सकता है, वो कहीं भी आपको डोज दे सकेगा कोई भी आदमी। अब मैं अपने ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि गांव की लड़कियां बाद में कोई महाराष्ट्र मिलती है, कोई कहीं बंगाल में मिलती है, कि जी सोशल मीडिया पे मैं टच में, इंस्टाग्राम फेसबुक से या फिर कहीं ना कहीं टच में आई थी, और वो किसी गलत आदमी के पास चली जाती है, बाद में फिर वो केस वेस चलता रहता है, पर लाइफ ख़राब हो जाती है। और दूसरा लड़कों के लिए ये है कि नशे का जो एक नेटवर्क है वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है, तो माँ बाप हालांकि बच्चों को समझाते हैं, पर और थोड़ा सा उनको उनके ऊपर निगरानी की ज़रूरत है कि 25 साल से कम का लड़का नशे में तो नहीं है, किस टाइम घर से निकलता है, किस टाइम वापस आता है, इस पर थोड़ा सा वो वॉच करें। और बच्चे जो हैं वो पहली इंस्टेंस पे अगर उन्होंने रोक दिया अपने आप को तो रुक जाएगा, और उन्होंने ट्राई करने की नीयत से या किसी के बहकावे में आके या जोश में के देख कैसी मस्ती आ जाएगी, वो हो जाएगा, वो आसमान में उड़ जाएगा, जोश आ जाएगा फलाना, उस तरह से वो कोई नशे की एक बार उसने इनहेल कर लिया किसी चक्कर में, तो वो दूसरी बार उसकी बॉडी उसको मांगेगी, और 2 बार 3 बार कर लिया फिर वो एडिक्शन आ जाएगी, उसके शरीर की मजबूरी हो जाएगी। तो पहले स्टेप पे ही रोक देना, क्योंकि हमारे को ना तो नशेड़ी ड्राइवर चाहिए, ना नशेड़ी डॉक्टर चाहिए, ना नशेड़ी टीचर चाहिए, और परंतु खुद नशे में अगर हम फंसते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये खतरनाक है, घातक है। ज़रूर बेहद ज़रूरी है, और युवाओं के लिए खासतौर से 25 साल से उनके ज़्यादा लोग भी हैं वो भी नशे से परहेज करें। आज आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो आपका तो आज हमारे साथ थे DSP बावल राजेश सेठी जी। फिलहाल अफसरनामा का सफ़र यहीं तक, लेकिन आप कहीं जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।